आप सबने राजीव गांधी की हत्या के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे कि राजीव गांधी की हत्या असल में क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, इसके पीछे मकसद क्या था, क्या वजह थी जो जिम्मेदार थी और उसके बाद क्या हुआ। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बहुत विस्तार से अच्छे से समझाने जा रहा हूं। राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, इसकी वजह जानने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा श्रीलंका में, जहां 1983 का साल था। और इस 1983 के साल में 1983 में जानते हैं क्या हो रहा था। भारत में तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उनका बड़ा बेटा राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आएगा और 1983 में जो चल रहा है श्रीलंका में, उसके लिए उसकी जान जाएगी। लेकिन शायद ये विधि ने पहले ही लिख दिया था। असल में 1983 में श्रीलंका में रहने वाले जो दो गुट थे, सिंघली गुट और तमिल गुट, इनके बीच टकराव बढ़ रहा था। सिंघली लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और वो खुद को श्रीलंका का मूल निवासी बताते थे, जबकि तमिल लोग भारत से वहां गए थे और उनका यह कहना था कि उन्हें श्रीलंका में दबाया जा रहा है। श्रीलंका में एक इलाका है जाफना का, वहां पर बड़ी भारी तादाद है तमिल लोगों की और वहां पर एक तरह से गृह युद्ध चल रहा था। 1983 की बात है कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि वहां रहने वाले तमिल लोगों ने सिंघली लोगों पर आक्रमण कर दिए और उसके बाद सिंघली लोगों ने भी तमिल लोगों पर आक्रमण कर दिए। यह मामला काफी बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वहां रहने वाले जो तमिल लोग थे उनको निशाना बनाया जाने लगा और इसकी सुगबुगाहट हिंदुस्तान तक भी पहुंच रही थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे तमिलनाडु में रहने वाले जिनके जानने वाले रिश्तेदार या उनके कुनबे के लोग श्रीलंका में रहते थे। इस बीच 1984 में क्या होता है आप जानते ही हैं। 31 अक्टूबर को देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यह सब कुछ हिंदुस्तान में चल रहा था। 84 में जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, उनके कानों में भी यह बात कही जाती है कि हमें कुछ श्रीलंका के लिए करना होगा, क्योंकि वहां पर हमारे ही तमिल लोग रहते हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है। राजीव गांधी उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और सबसे पहली जो उनकी प्राथमिकता थी वो ये थी कि ये जो गृह युद्ध है ये खत्म हो जाए, क्योंकि एक चिंता ये भी थी कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, हमारे मित्रवत संबंध उससे रहे हैं, लेकिन वहां पर गृह युद्ध है तो ऐसा ना हो कि उस गृह युद्ध में अमेरिका कूद पड़े और अगर अमेरिका आ गया तो फिर अमेरिका वहां पर अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकता है और हो सकता है फिर अमेरिका वहां से कभी ना जाए और ये भारत के लिए भी नुकसान की बात होती। ये सब करते करते 1987 आ गया और 87 में काफी दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा कि हमें कुछ करना होगा, तमिल लोगों के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है। उसी वक्त खबर यह भी आई कि तमिल लोगों को खदेड़ कर एक द्वीप में भेज दिया गया है जहां ना खाने को कुछ है, ना पहनने ओढ़ने को कुछ है और वहां पर भुखमरी की नौबत है और श्रीलंका की सरकार मदद नहीं कर रही है। यह बात सुनकर राजीव गांधी ने उस वक्त श्रीलंका के सत्ता प्रमुख रहे जयवर्धने से बात की और उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे तमिल लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको खाने को दीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद राजीव गांधी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम यहां से राशन भेजेंगे, खाने का सामान भेजेंगे, क्योंकि हम इस तरह अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, खासकर तब जबकि वो बिल्कुल ही पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा हो। पहले तो जयवर्धने ने इसके लिए इनकार कर दिया कि आप ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन राजीव गांधी ने जोर देकर कहा कि हम अपनी वायुसेना वहां भेजेंगे, खाने के पैकेट गिराएंगे और अगर आपने हमारी वायुसेना पर अटैक किया तो इसे युद्ध माना जाएगा। क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? ये सुनकर श्रीलंका की सरकार घबरा गई। उनको लगा कि भारत से हम क्यों पंगा ले रहे हैं, ये तो सिर्फ मदद देने आ रहे हैं। इसलिए जयवर्धने ने इसकी इजाजत दे दी।
अब धीरे धीरे खाने का सामान वहां पहुंचाया गया और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहां रहने वाले तमिल लोगों का दिल जीतना शुरू किया और फिर वहां से बातचीत करनी शुरू की कि आपको क्या चाहिए। श्रीलंका में रहने वाले जितने भी तमिल ग्रुप थे जो एक्टिव थे, उनमें सबसे बड़ा ग्रुप था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। इनके प्रमुख प्रभाकरण को राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। उस वक्त प्रभाकरण ने जो डिमांड रखी वो ये थी कि श्रीलंका से कटकर एक अलग देश बनाया जाए जिसका स्वामित्व उनके लोगों के पास हो, यानी तमिल लोगों के पास हो। राजीव गांधी ने इसके लिए इनकार कर दिया, पर उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बात करेंगे, एक अलग देश की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बात जरूर करेंगे कि वहां रहने वाले तमिल लोगों को स्वायत्तता दी जाए, सरकार में जगह दी जाए, और खासकर आप, क्योंकि आप वहां रहने वाले तमिल लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए आपकी भी सरकार में एक प्रमुख जगह हो। हम इसकी बात करेंगे। साथ ही हम वहां पर समझौता कराना चाहते हैं और यह समझौता शांतिपूर्ण होना चाहिए और इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे। ऐसा कहते हैं कि प्रभाकरण इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन वहां वो मना नहीं कर पाया और उसने हां कह दिया कि हां ठीक है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रभाकरण जब यहां से लौट कर जाएगा तब वो एक नई चाल खेलेगा। इसका खुलासा थोड़ी देर बाद होगा। अब हुआ यह कि प्रभाकरण जैसे ही श्रीलंका वापस पहुंचा, राजीव गांधी ने फैसला लिया और यह कहा कि हम भारत से एक शांति सेना भेजेंगे। यह सेना नाम की सेना होगी, इसके पास हथियार नहीं होंगे, बल्कि इसका काम यह होगा कि वहां जाकर जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस पर कंट्रोल करे। और कंट्रोल कैसे करे कि वहां जो लोग भी हथियार चला रहे हैं उनके हथियार उनसे ले लिए जाएं, उनसे आत्मसमर्पण कराया जाए और उनसे कहा जाए कि वो शांति से रहेंगे और हमारी जो सेना यहां से जाएगी वो वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश करेगी। 80,000 सैनिकों की टुकड़ी 4 हिस्सों में श्रीलंका भेजी गई। ये बात है जुलाई 1987 की। इन लोगों को वहां जाफना में उतारा गया और इन लोगों ने वहां, शांति सेना ने उतरते ही ये कहा कि जो श्रीलंकाई आर्मी है वो वापस चली जाए, तमिल लोगों से हम बात करेंगे, इन्हें शांत करेंगे और आपके देश में शांति स्थापित करने में मदद करेंगे। श्रीलंका सेना ये सुनकर वहां से वापस चली गई। जयवर्धने ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, लेकिन वहां जो हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि यहां पर प्रभाकरण ने राजीव गांधी को और उनकी सरकार को धोखा दे दिया। वहां जितनी भी महिलाएं और बच्चे थे उनके हाथों में हथियार दे दिए और उन लोगों ने हमारी शांति सेना पर आक्रमण कर दिया। हालांकि यह सब हो पाता उससे कुछ पहले कुछ लोगों से आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुल मिलाकर शांति सेना भेजना यह राजीव गांधी के लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि शांति सेना भेजी गई थी कि श्रीलंका में जो सिंघली लोग, जो तमिल लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनसे हथियार ले लिए जाएं, शांति स्थापित की जाए, फिर तमिल लोगों के हक की बात की जाए, उन्हें सरकार में जगह भी दी जाए और एक तरह से मामला बराबरी का हो। लेकिन यही तमिल लोग जिनकी मदद के लिए राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी थी, इन्हीं लोगों ने, बल्कि इन्हीं लोगों के महिलाओं और बच्चों ने उस शांति सेना पर आक्रमण कर दिया। वहां पर बाकायदा माइंस बिछाई गईं और ऐसा कहते हैं कि उस वक्त LTTE के जो उनके अपने लोग थे वो हमला करने में काफी तेज थे, उन्हें गुरिल्ला वॉर करना आता था, वो माइंस बिछाते थे, बल्कि वो अपने औरतों और बच्चों को भी ट्रेनिंग देते थे। अब वहां पर स्थिति क्या बनी कि शांति सेना, जो कि हमारी भारतीय सेना का ही एक हिस्सा थी, उसको हिदायत ये थी, जैसे कि हर वॉर में होता है, कि महिलाओं और बच्चों पर हाथ न उठाया जाए, लेकिन वही महिला और बच्चे हमारी शांति सेना को खत्म कर रहे थे। शांति सेना का दोष इतना था कि वो वहां पर शांति फैलाने के लिए गई थी। इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा राजीव गांधी को और उस वक्त की सरकार को, और उन्हें दुख भी हुआ कि ये क्या हुआ। हम तो चाहते थे कि तमिल लोगों के हक की हम बात करें, श्रीलंका में शांति हो, हम उनके हथियार ले लें ताकि सब कुछ आसानी से और आराम से हो सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इधर बोफोर्स वाले मामले में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए
राजीव गांधी की सरकार गिर गई। राजीव गांधी ऑपोजिशन में आ गए और प्रधानमंत्री बन गए विश्वनाथ प्रताप सिंह। यह खबर जब श्रीलंका पहुंची तो श्रीलंका में भी एक चुनाव हो रहे थे और वहां भी सरकार बदल रही थी, और वहां जो सरकार आ रही थी वो भी शांति सेना के पक्ष में नहीं थी। 1990 के आसपास का समय रहा होगा। श्रीलंका में आई नई सरकार ने भारत में आई नई सरकार यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से कहा कि आप अपनी शांति सेना को वापस बुला लीजिए, हमें आपकी शांति सेना की कोई जरूरत नहीं है। जबकि शांति सेना पिछले 3 सालों में काफी कोशिशें कर चुकी थी शांति स्थापित करने की, और इस वजह से हमारे बहुत से जवान मारे भी गए थे, वो जवान जो वहां पर शांति स्थापित करने गए थे। लेकिन फिर 3 साल बाद इन जवानों को वापस लौटना पड़ा और श्रीलंका में गृह युद्ध फिर से तेज हो गया, यानी सिंघली और तमिल लोगों के बीच फिर से तेजी से झगड़े शुरू हो गए। अब एक बात यहां पर समझनी होगी कि इतने सारे एपिसोड के बीच प्रभाकरण यह समझ गया था कि आज तो राजीव गांधी भारत में ऑपोजिशन में बैठे हैं, हमने शांति सेना को वापस कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को राजीव गांधी फिर से सत्ता में आ जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से शांति सेना भेजेंगे और शांति सेना यहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश करेगी, जबकि हम शांति चाहते नहीं हैं, तो क्यों ना राजीव गांधी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये ठीक उस वक्त तय किया गया जबकि शांति सेना श्रीलंका से भारत वापस आ रही थी, सर्दियों के दिन थे, और प्रभाकरण श्रीलंका के जाफना इलाके के एक जंगल में अपने 4 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने इस मीटिंग के लिए 4 लोगों को चुना था, और ये 4 वो लोग थे जो उसके सबसे करीबी लोग थे, जिनमें से एक मुरुगन और एक शिवरासन भी था। शिवरासन वो था जो हत्या के वक्त ठीक वहीं मौजूद था। अब आप देखिए कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। एक एसोसिएट जिसका नाम मुथैया बताया जाता है, मुथैया को यह जिम्मेदारी दी प्रभाकरण ने कि तुम कुछ लोगों को चुनोगे और उनको लेकर जाओगे तमिलनाडु, जहां पर तुम ये तय करोगे कि राजीव गांधी को अपने रास्ते से कैसे हटाना है। मुरुगन को जिम्मेदारी दी गई कि तुम उन लोगों के रहने खाने और उनके साथ कैसे संपर्क हम साधेंगे उसका इंतजाम करोगे। शिवरासन को जिम्मेदारी दी गई कि तुम कैसे वहां पर बम बनाओगे और कैसे ये करोगे जिससे कि हम राजीव गांधी को रास्ते से हटा सकें। कहते हैं कि 90 की सर्दियों से ही ये प्रयास शुरू हो गए थे। इधर चुनाव डिक्लेयर हो गए थे भारत में 91 में, और शिवरासन एंड कंपनी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी राजीव गांधी को रास्ते से हटाने की, उन्हें अब अपनी राह आसान लगने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव प्रचार के दौरान कभी न कभी तो कोई रैली होगी तमिलनाडु में जहां राजीव गांधी आएंगे। धीरे धीरे इन लोगों ने एक घर किराए पर लिया चेन्नई के पास, और जहां पर ये अपनी सारी प्लानिंग करने लगे। सारी प्लानिंग हो चुकी थी और यह तय हो चुका था कि यह काम एक मानव बम के द्वारा किया जाएगा। उस वक्त मानव बम कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती हो, क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी पहला हादसा था कि इतने बड़े स्तर पर मानव बम का इस्तेमाल हो। लेकिन एक परेशानी इन सब लोगों के सामने थी कि किसे चुना जाए जो मानव बम बनने को तैयार हो, यानी कौन हो वो जो अपनी ही जान की बाजी लगा दे, खुद को खत्म कर ले राजीव गांधी को उड़ाने के लिए। ऐसा कोई शख्स उनकी नजर में आ नहीं रहा था। शिवरासन इस बीच चेन्नई से तमिलनाडु से फिर जाफना गया और प्रभाकरण से मिला। उसने कहा कि सब कुछ लगभग तैयार है, बस हमें उस शख्स की तलाश है। हम किसको चुने, कहीं ये बात लीक ना हो जाए। अभी तक तो हम सिर्फ 4 लोग इस बात को जानते हैं। अगर ये बात लीक हो गई तो हो सकता है कि हम इस काम में कामयाब न हो पाएं। प्रभाकरण शिवरासन की बात को सुन रहा था और उसे तभी आइडिया आया कि शिवरासन की 2 चचेरी बहनें हैं, धनु और शुभा। उसने कहा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी ही चचेरी बहनों में से किसी एक को चुन लो जो ये काम करेगी हमारे लिए।
और यहीं से उनको लेकर जाओ, तुम्हें तमिलनाडु में कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं इसके बाद शिवरासन अपनी दोनों चचेरी बहनों धनु और शुभा को लेकर वापस तमिलनाडु आ गया और तय यह हुआ कि धनु ही वो लड़की होगी जो अपने शरीर पर बम पहनकर फट जाएगी राजीव गांधी के सामने। अब यह हुआ कि यह कैसे होगा, इसके लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत थी। ट्रेनिंग इस बात की कि भारत में जो रैलियां होती हैं उसमें कैसे चुनावी रैली के दौरान मुख्य नेता के करीब पहुंचा जाए। दोस्तों, इसके लिए 12 मई को एक रैली हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह की, प्रधानमंत्री की रैली, उस वक्त प्रधानमंत्री, और उनकी रैली में कैसे उनके नजदीक पहुंचा जाए। उस वक्त हुआ यह कि धनु को अपने साथ शिवरासन लेकर गया, उसे पूरी ट्रेनिंग दी कि कैसे तुम्हें पास तक पहुंचना है। उस दिन पूरी तरह से रिहर्सल की गई 12 मई 1991 को, 12 मई 1991। धनु बिल्कुल करीब तक पहुंच गई विश्वनाथ प्रताप सिंह के। फर्क बस इतना था कि उसने उस दिन बम नहीं पहना था, उसे अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि वो ये कर सकती है। कहते हैं 12 मई 1991 के बाद एक और रैली हुई, एक और पॉलिटिकल रैली जो एम करुणानिधि की रैली थी। इसमें भी धनु ने वही ट्रायल करवाया अपने साथी शिवरासन के साथ। वो पहुंच गई और मुख्य नेता के बहुत करीब तक पहुंची। इन 2 रैलियों में ट्रायल करने के बाद उसे अब ये लगने लगा था कि वो ये काम कर सकती है। कहते हैं 20 मई को पहली बार शिवरासन को यह पता चला कि ये जो राजीव गांधी हैं ये 21 मई को श्री पेरुम्बदूर आने वाले हैं और रात के वक्त ये सभा होगी, शाम को 7 बजे के बाद। तय हुआ कि हम यहीं पर राजीव गांधी को निशाना बनाएंगे। शिवरासन के ऊपर मुख्य जिम्मेदारी यही थी कि वो किसी तरह से इस काम को पूरा करे। कहते हैं ये रैली का जो समय दिया गया था उस दिन अखबारों में वो करीब 6:30 बजे का था, लेकिन सब जानते थे कि ये रैली लेट होगी क्योंकि उस दिन विशाखापत्तनम से राजीव गांधी को चेन्नई आना था बाय एयर, और फिर चेन्नई से सड़क के रास्ते वो श्री पेरुम्बदूर पहुंचने वाले थे। शिवरासन धनु के साथ वहां पहले से ही मौजूद था। कहते हैं लगभग 9 बजे के आसपास करीब 2 घंटे का इंतजार चला और फिर यह अनाउंसमेंट हुआ कि राजीव गांधी पहुंच गए हैं। 6:30 बजे से वहां जनता को बांध के रखा जा रहा था कि राजीव गांधी आने वाले हैं। 9 बजे के आसपास रात में 21 मई को एंट्री होती है राजीव गांधी की उस चुनावी सभा में। कहते हैं कि धनु उस वक्त पूरी तरह से तैयार थी और लगभग 9:21 का समय हुआ होगा। राजीव गांधी उस सभा में आने के बाद धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत सारे लोग उन पर फूल मालाएं फेंक रहे थे। कोई उनके पैर छूना चाहता था, कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता था। और इसी क्रम में धनु भी आगे बढ़ी। धनु ने एक बेल्ट पहना हुआ था, बेल्ट में बम था। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी ढीली थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों को आगे आने दिया जा रहा था। ये जैसे ही राजीव गांधी की तरफ बढ़ी, राजीव गांधी के सुरक्षा कर्मी ने उसको रोका, लेकिन क्योंकि वो जोर जोर से चिल्ला रही थी मुझे राजीव गांधी से मिलना है, राजीव गांधी ने अपने सुरक्षा कर्मी को इशारा किया कि इनको आने दो। सुरक्षा कर्मी ने धनु को आगे बढ़ने दिया। धनु आगे बढ़ी। उसने सबसे पहले चरण छूने के लिए वो झुकी और उसके झुकते ही जो हुआ वो एक बहुत कानों को बहरा कर देने वाला एक ऐसा धमाका था कि उसके बाद कुछ मिनटों तक तो किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कहते हैं बहुत सारे कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद थे। इसमें करीब 18 लोग उस धमाके में मारे गए थे। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि वो धमाका इतना जबरदस्त था, धूल और धुएं का गुबार था। कुछ समय बाद जब धूल के बादल वो काले बादल छंटे तो सब ने ढूंढना शुरू किया कि कहां है राजीव गांधी। दोस्तों, उस वक्त का मंजर कुछ ऐसा था कि राजीव गांधी का क्षत विक्षत शव उनके सुरक्षाकर्मी पीके गुप्ता के पैरों में पड़ा था और पीके गुप्ता
कुछ बुदबुदाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर जी के मूपनार भी मौजूद थे, कांग्रेसी नेता। उन्होंने कोशिश की कि वो कुछ सुनना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले ही पी के गुप्ता भी, उनकी भी मौत हो गई। और कहते हैं कि राजीव गांधी अपने हाथ में गुची की घड़ी पहनते थे, सफेद लोटो के जूते पहनते थे। इसी से उनकी शिनाख्त हो पाई, क्योंकि जब वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची तो यह देखा गया कि जितने भी शव वहां पर क्षत विक्षत पड़े हैं, उनमें से एक शव एक ऐसी लड़की का है जिसका राइट हैंड नहीं है, छाती और पेट का हिस्सा नहीं है, राइट पैर नहीं है। और उसी शव की वजह से पहली बार ऐसा लगा कि यह मानव बम का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस बात की पुष्टि करने में कि इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया है मानव बम से, थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था। शुरुआत में लगा शायद रेड कारपेट के नीचे बम था। किसी ने यह भी कहा फॉरेंसिक टीम में कि शायद यह फूल माला में हो सकता है, लेकिन सारी बातों को जो जांच अधिकारी थे फॉरेंसिक टीम के पी चंद्रशेखर, वो नकारते चले गए। उन्होंने कहा कि इतना भारी बम है, यह फूल माला में नहीं छिप सकता। ये रेड कारपेट के नीचे अगर होता तो जमीन में गड्ढा हो गया होता। अगर किसी बास्केट में रखा होता, फूलों की बास्केट में या फूल माला की बास्केट में, तो वो फूल माला वाली बास्केट के परखच्चे उड़े होते, लेकिन वहां ऐसा कुछ मिला ही नहीं। और जो सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली चीज वहां पर मिली थी, वो इसी धनु का शरीर था, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से गायब था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, फिर जब बाद में जांच हुई सामने आया कि धनु ने अपनी पीठ पर यह बम लगाया हुआ था, और जब वो पैर छूने के लिए नीचे झुकी थी, असल में अपने राइट हैंड से बम का बटन दबा रही थी, इसलिए उसका राइट हैंड उड़ गया, उसका पेट का हिस्सा उड़ गया, उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड मिला, थोड़ा सा सर के पीछे का हिस्सा मिला। यानी जिस वक्त वो पैर छूने के लिए झुकी और राजीव गांधी ने शायद उसको ऊपर उठाने की कोशिश की होगी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब कोई हमारे पैर छूता है तो हम उसे ऊपर उठाते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ऊपर उठा रहे थे, उनका चेहरा बम के ठीक सामने था। बम उनके चेहरे पर फटा, इसलिए उनका चेहरा भी उड़ गया, उनका सर का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। उनकी पहचान हो पाई तो सिर्फ पैर में पहने गए लोटो के जूते और वहीं पड़ी एक गुची की घड़ी से बाद में पता चला कि ये राजीव गांधी का शव है। दोस्तों, इस तरह से हमने अपने एक ऐसे होनहार नेता को खो दिया जिसकी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि हमारे पड़ोसी देश में शांति हो जाए, वहां जो हमारे ही अपने तमिल लोग रहते हैं उनके घरों में शांति हो, वो आपसी प्रेम से रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाद में करीब 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर निचली कोर्ट ने तो 26 लोगों को फांसी की सजा भी सुना दी थी। उसके बाद 7 लोग रह गए, जिसमें से 3 को फांसी होनी थी, फिर उनकी भी माफ़ी हो गई। अभी पिछले साल खबर आई थी कि उनमें से जो लोग अंदर बंद हैं उनमें से ज़्यादातर को छोड़ दिया गया। इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो शिवरासन की थी, क्योंकि शिवरासन ने ही पूरी प्लानिंग की थी। धनु जो मानव बम बनी थी वो तो उड़ ही गई। बाद में कहते हैं 2009 में प्रभाकरण को भी श्रीलंकाई सेना ने मार गिराया। तो एक ऐसे शख्स का अंत हो गया जो अपने देश के पड़ोसी देश में अपने ही लोगों के घरों में शांति चाहता था, लेकिन शायद उन लोगों को ये मंजूर नहीं था। और इस तरह से हमने एक बहुत होनहार और बहुत युवा नेता को खो दिया। 1944 में जन्मे हमारे जो राजीव गांधी थे, वो महज 46 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद क्या क्या हुआ, किसी वक्त मैं वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा, कैसे ये खबर सोनिया गांधी तक पहुंची, फिर वहां क्या हाहाकार मचा, और क्या राजीव गांधी को अपनी मौत का अंदेशा था। इसको लेकर मैं एक कहानी बहुत जल्द करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से राजीव गांधी को ये लग रहा था और इसीलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। फिर कैसे वो सारे समीकरण बदले और क्यों प्रधानमंत्री उन्हें बनना पड़ा। इस सब को लेकर एक कहानी आपको ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि इतने बड़े शख्स की ऐसी मौत, जो कि एक तरह से देखें तो उस वक्त भारत में ये पहला हादसा था कि किसी मानव बम के इस्तेमाल का इस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ हो। ये थी वो कहानी कि क्यों मारा गया राजीव गांधी को और कैसे मारा गया, क्या वजह थी।
जो हमारी आज की पीढ़ी है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हमारे देश के होनहार नेता हमसे यूं छिनते चले गए। मैं एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा बहुत जल्द, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजीव गांधी की मृत्यु से ही जुड़ी वो कहानी होगी, जिसमें हम कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मुझे बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे।